अली शाह जी, देखिए सीसीएस की बैठक हुई है और सैन्य फैसलों पर सरकार जिस तरह से फैसले ले रही है, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सरकार अटैकिंग मोड में आई है, ये चीजें दिखाता है कि सरकार अब सेना को उसने फ्री हैंड दिया है। आतंक के पनाहगारों तक सरकार पहुंच सकती है, हमारी सेना पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी कई बार सवाल ये उठता है, राजनीतिक तौर पर भी अगर देखा जाए, कि सेना तो बिल्कुल पीओके लेने ही वाली थी, उसी दौरान सीज फायर हो गया। ये कहीं ना कहीं एक कसक सी रह गई है लोगों के जहन में। जी अपूर्वा जी, देखिए आपका बड़ा सा सवाल है और मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कल पठानिया साहब ने जो बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल पॉज हुआ है, यानी कि अभी भी जारी है जी। और यही बात हमारी सरकार ने भी कही है। तो देखिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम पीओके लेने ही वाले थे, हम ये करने वाले थे और सीज फायर हो गया अचानक। मैं लोगों से इल्तिजा करता हूं, दरखास्त करता हूं कि अपनी सरकार पे पहली बात तो भरोसा रखें। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, जो सरकार द गवर्नमेंट ऑफ द डे। जी अली शाह जी, देखिए आपकी बात उस समय बीच में रह गई थी, आप अपनी बात भी कंप्लीट करिएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा कि सीसीएस की मंजूरी के बाद जिस तरह से ये कहा गया है कि तीनों ही सेना बॉर्डर पर एज इट इज रहेंगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, फ्री हैंड है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ओपन एंडेड ऑपरेशन की छूट दे दी गई है सेना को? जी अपूर्वा जी, देखिए बिल्कुल फ्री हैंड सेना को दिया गया है। तीनों सेना तैनात रहेंगी, बॉर्डर पे ही अलर्ट रहेंगी, हाई अलर्ट पे रहेंगी बल्कि। और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, वहां पर तो कल 4 बजे मॉक ड्रिल होगी। और बिल्कुल जो सिविलियंस हैं जिनके घर इवैक्यूएट किए गए होंगे वो वापस नहीं आ पाएंगे अपने घर में। तो बिल्कुल ये हमारी तैयारी पूरी तरीके से है। और जब दो मुल्क लड़ते हैं तो दो सेनाएं आपस में लड़ती है, पूरा मुल्क, पूरे सिविलियन सब, पूरा देश एकजुट हो जाता है और वो आपस में फिर वो साथ होकर साथ में खड़ा होता है। तो बिल्कुल जो आपने बोला कि देखिए, जैसे कि अभी सीसीएस सेंट्रल कैबिनेट ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद कुछ चंद निर्णय सामने आए थे। ये निर्णय बिल्कुल सीज फायर का अग्रीमेंट जो है वो रिन्यू हुआ था। पाकिस्तान इस टाइम पे उनको उनकी हवा टाइट होगी, वो कापरा होगा, क्योंकि अभी क्या है कि पाकिस्तान के पास ना ही पैसा है, आईएमएफ के बाद से पैसा आ गया जिसमें से 14 करोड़ तो उन्होंने मौलाना मसूद अजहर को वादा देने में लगा दिया। बाकी वहां की जो आवाम है, वो जनता है, वो बगावत पे आ जाएगी पाकिस्तान, क्योंकि उनकी जो अपर क्लास, पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास नहीं है, या तो अपर क्लास है या तो लोअर क्लास है, बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग ही नहीं। तो अपर क्लास के लोग क्या कर रहे हैं, वो बाहर भाग रहे हैं। जब जहाज डूबता है तो जितने भी चूहे होते हैं वो जहाज से निकलकर भाग के कूद के आते हैं, दुबक के आते हैं। तो पाकिस्तान के में यही हो रहा है। और जो फील्ड मार्शल है उसको तो वो 4 स्टार से 5 स्टार बन गया वो, क्योंकि वो रिटायर कभी नहीं होगा, वो सत्ता पलट करेगा। ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1965 में 65 की युद्ध में क्या हुआ था, पाकिस्तान की हार हुई थी। जनरल अयूब खान जो चीफ थे उस टाइम पे, उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल नियुक्त कर दिया था। निशाने पाकिस्तान के अवार्ड से भी अपने आप को दिलवाया, अपने आप को नवाजा। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अगर बराबरी करें तो भारत रत्न के लोगों को समझने के लिए मैं कह रहा हूं, भारत रत्न के अवार्ड से कुछ सालों के बाद इसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, खुद अपने आप। और जनरल अयूब खान लेकर आए थे जुल्फिकर अली भुट्टो को। जुल्फिकर अली भुट्टो को बाद में सेना ने ही हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत लेजिटिमाइज करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए फांसी पे लटकाया उसको। तो देखिए यहाँ पर काफी सिमिलैरिटी हो रही है, इतिहास अपने को दोहराता है। क्योंकि इमरान खान को बिल्कुल एक तरीके से लीगलाइज तरीके से मारने की तैयारी थी, फांसी पे लटका देंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, ना पाकिस्तान की सरकार से जो कुत्ती सरकार है, ना उनकी सेना से। पाकिस्तान उनके पहले वजीर आजम होंगे जो उनकी सेना को हेड ऑन क्लैश किया उनके। अब जो भी जिन्होंने भी उनकी सेना से पंगा लिया उसका अंजाम सब जानते हैं। जनरल जियाउल हक लेकर आए थे नवाज शरीफ को, जो 1983 में पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। और उसके बाद फिर जनरल जियाउल हक ने ही, उसकी वजह से ही नवाज शरीफ को भागना पड़ा वहां से, पाकिस्तान से।
जनरल जियाउल हक का खैर इंतकाल जी। हो गया एयर क्रैश के अंदर, द केस ऑफ द एक्सप्लोडिंग मैंगोज। इमरान खान साहब, जनरल बाजवा साहब का हाथ उनके ऊपर था, लेकिन इन दोनों में जब नहीं बनी तो इमरान खान के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ठीक है सर। पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोदेगा, इसको बाहर के ये तो अब ये तो ये तो पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की उसकी खुद की कब्र वहां जिन आतंकियों को उसने पनाह दी है वो खुद खोदेंगे। अली साहब, जिस तरह से भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है, पहले थी नो टॉलरेंस टू टेरर, अब उससे वो धीरे धीरे आगे बढ़ के सर्जिकल डिसमेंटलिंग तक पहुंच गई है। चीजों को अब सर्जिकली डिसमेंटल किया जा रहा है, खासतौर पर आतंकवाद को, पाकिस्तान को। जी अपूर्वा जी, बिल्कुल सही है। हमारी जो रणनीति है, अभी फिर घोषणा की है कि जीरो टॉलरेंस टू टेरर, और बहुत सही बात है। हम क्यों इंतजार करें एक और पहलगाम का, पुलवामा का, 26/11 का, 13 दिसंबर का, उसे पहले ही ये समाप्त कर दो। तो यानी कि जिस मुल्क से उग्रवादी हमारी सरजमीन पे आएगा, यहाँ पे नापाक हरकत करेगा, यानी कि उस पूरे मुल्क को वो मार खाएगा, पूरा मुल्क हमसे। और पाकिस्तान जो गिरद भपकी देता है ना बार बार, परमाणु हथियार ये कर देंगे वो कर देंगे, परमाणु हथियार पाकिस्तान नहीं इस्तेमाल कर सकता। इसकी वजह है कुछ, मैं आपको कुछ चंद एक वजूहत बताऊंगा। अब तक कोई, अभी आपने सवाल किया था कर्नल पठानिया साहब से अबाउट परमाणु हथियार, उस पर भी मैं आऊंगा। देखिए, अब तक दुनिया जानती है हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग्स के बारे में, दुनिया जानती है कितना नुकसान हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं 1966 में एक रिमोट स्पेनिश गांव था पेलोमारस। पेलोमारस एक रिमोट स्पेनिश गांव है, यहाँ पर एक एक्सीडेंटल बॉम्बिंग हुई थी, इन द सेंस के अमेरिका का बॉम्बर एयरक्राफ्ट वहां पे मिड एयर रिफ्यूलिंग करा था, और उस पे मिड एयर कोलिजन होता है। तब ये 7 अप्रैल 1966 की घटना है, तकरीबन 60 साल पहले। एक महीना और, ये मई का महीना है, वो अप्रैल का महीना था। उसमें जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो मिसिंग हुए थे, 4 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे गलती से, और 80 दिनों के बाद ये मालूम पड़ा कि कहां पर है। तो 2850 फीट यानी कि 869 मीटर्स के वो मेडिटेरियन सी के अंदर वहां पे गिरे, और डेलिकेटली बड़े कायदे से इनको फिर न्यूट्रलाइज किया गया था। जब तक चौथा बॉम्ब न्यूट्रलाइज नहीं हुआ था, तब तक उसके बाद लोगों को चैन आया। ये B-52 बॉम्बर है, एयरक्राफ्ट था अमेरिका का। अमेरिका के न्यूक्लियर कहीं पे ठिकाने हैं, कहीं पे लोग जानते हैं इसके बारे। और ये इसकी जो शक्ति थी ना, ये 100 गुना ज्यादा, कम से कम 100 गुना ज्यादा जो हिरोशिमा नागासाकी में हमने देखी। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर अटैक भी हो चुके हैं, लेकिन फिर इसको कंट्रोल किया गया, कर्व किया गया, क्योंकि उसके बाद अमेरिका की जिम्मेदारी थी। उनके सैनिक तकरीबन, अगर मैं गलत ना हूं तो 10,000 तकरीबन सैनिक अपने बॉम्ब सूट जो न्यूक्लियर डिवाइस में, उस तरीके से, जैसे कि हमने अगर फर्ज करिए, अभी मालूम नहीं किसी को क्योंकि हमने प्रेस ब्रीफिंग देखी है, तो मैं स्ट्रिक्टली जाता हूं जो हमारी सरकार का स्टेटमेंट आता है या जो प्रेस ब्रीफिंग आती है उससे, क्योंकि जंग के टाइम पे मिस और इंफॉर्मेशन होने का दोनों तरफ से खतरा रहता है। अब एयर मार्शल साहब ने कहा था कि शुक्रिया एक पत्रकार को कि हमको बताने के लिए कि किराना हिल्स में न्यूक्लियर फैसिलिटी है। अब देखिए, एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कि आप हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी को हाथ नहीं लगाओगे, उसके ऊपर हमला नहीं करोगे, अब आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी को हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जब ये डिक्लेयर करा ही नहीं है कि किराना हिल्स में उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, तो कोई बात नहीं, आपको पूरा हक बनता है वहां पर अटैक करने का, अगर अटैक भी हुआ होता तो। अगर दूसरी बात, अब क्या हुआ कि मिस्र से जहाज आता है, अमेरिका से जहाज आता है, और रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आपको मैंने स्पेनिश विलेज पेलोमारस के बारे में बताया 1966 के बारे में, तो ये एक्सप्लोड नहीं हुए थे, केवल न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई थी। तो यानी कि खतरा था बिल्कुल। वैसे ही एक तरीके से यहीं पे ही किराना हिल्स में लोगों का कहना था कि तरह की बीमारियां फैल रही है, पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान आतंकी, उनके पास तो हिम्मत है नहीं कि हमारी सेना का मुकाबला करे, तो वो क्या करता है, एक प्रॉक्सी वॉर आतंकियों को, जो कि एक नंबर के छटे हुए डरपोक होते हैं, जो कि उनकी बहादुरी है, केवल महिलाओं के आगे आ जाएंगे, टूरिस्ट पे वार कर देंगे, बच्चों पे वार कर देंगे, स्कूलों पे वार कर देंगे, महिला को कोड़े लगा देंगे, इतनी बहादुरी है उनकी। और पाकिस्तान की सेना को भी मैं कोई उग्रवादी से कम नहीं मानता हूं,
जनरल आसिम मुनीर अभी फील्ड मार्शल, फील्ड या फील्ड मार्शल एक ही बात है, उन्होंने वो धब्बा है। हमारे देखिए, हमारे फील्ड मार्शल साहब मैनेक्शॉ साहब पहले फील्ड मार्शल थे हमारे, उनसे सीनियर थे जनरल करियप्पा साहब जो बाद में फील्ड मार्शल बने। तो उनका कैरिस्मा देखिए आप। पाकिस्तान डिजर्व लल्लू लाइक दैट। पाकिस्तान में ऐसे लल्लू फील्ड मार्शल बनते भाई, कमाल की बात है, बाकी कमाल की बात है। अब पाकिस्तान अगर उग्रवाद की गंदी नापाक हरकत करेगा तो जाहिर सी बात है, ऑप सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सरहद के उस पार जो लोग बैठ के हमें को सुन रहे हैं ना, वो कान खोल के सुन लें और खूब जान लें, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और हम ये बात जानते बिल्कुल हैं कि अली शाह जी, अभी क्योंकि भी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सेना डटी हुई है और हर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा।